एक प्रश्न आ रहा है सर। आजकल बहुत सारे ऐसे कपल मिल जा रहे हैं जिनके जो है साथ में तो रहते हैं, खाना पीना साथ में खाते हैं, सेक्सुअल लाइफ को भी अच्छे से जीते हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्रेम नहीं पाया जाता है। जो एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो प्रेम होता है, एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो आदर मान सम्मान होता है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आयुर्वेद में इसका क्या कारण हो सकता है ऐसा कि ये परिस्थितियाँ लोगों के साथ बन रही हैं? देखिए, आयुर्वेद में इसके बारे में जब चर्चा की गई है तो ये वाजीकरण रोगाधिकार के अंतर्गत आता है। जब भी संतान उत्पत्ति की बात होती है तो आयुर्वेद कहता है कि शौमनस्य पुत्र जन्ना नाम, यानी जब कोई भी एक कपल है उसके बीच में जब आपसी प्रेम होगा तब जाकर के संतान की उत्पत्ति अच्छी होती है। आपका प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं सौमनस्य से है, यानी हस्बैंड वाइफ साथ में तो हैं, साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बट उनको मज़ा नहीं आ रहा है, इंजॉय नहीं कर रहे हैं कंपनी को। यदि इस तरह का कंडीशन है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे आधुनिक चिकित्सा में जो फेरोमेंस है उससे होता है। इसीलिए जब आप आयुर्वेद के जो एसोसिएट ग्रंथ हैं, यानी जो आयुर्वेद से संदर्भित होने वाले ग्रंथ हैं, जैसे आपका वात्सायन का कामसूत्र है, या बहुत सारे अनंग रंग हैं, आपका काम कीली चूड़ामणि है, इस तरह के जो ग्रंथ हैं जहाँ पे एक अच्छी और हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के बारे में चर्चा की गई है, वहाँ उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेप, ऐसे कॉम्बिनेशंस दिए हैं जिसका जब यूज़ करते हैं हस्बैंड और वाइफ तो उनके बीच का जो फेरोमेंस है, फेरोमेंस यानी समझिए कि जो हम लोगों का पसीना है उससे एक खास तरह का केमिकल रिलीज होता है जो सामने वाले को अच्छा लगता है। कई बार यानी सर कह सकते हैं गंध। हाँ, एक गंध कह सकते हैं। तो होता क्या है कि जब वो गंध रिलीज होगा और सामने वाले के लिए वो सूदिंग होगा तो वो साथ रहेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। आप कई बार अनुभव किए होंगे कि आप सफ़र कर रहे हो या कहीं हो, आपके साथ कोई बैठा, आपको अच्छा लगा। कभी कभी कोई बैठा, आपको स्वभाव से इरिटेशन, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कोई चर्चा नहीं, पर इरिटेशन स्टार्ट है। इसके पीछे क्या है कारण कि वो फेरोमेंस आपसे मैच नहीं कर रहा है। अब चूंकि शादी तो हो चुकी है, जब शादी हो गई है तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ कल्चर में पत्नी को चेंज कर दो या पति को चेंज कर दो, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। तो जो कपल हैं उनके बीच में सौमनस्य डेवलप करने के लिए आचार्यों ने बड़ी शानदार युक्ति निकाली। आप आयुर्वेद के चरक संहिता के वाजीकरण रोगाधिकार इत्यादि देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अंगराग लगाने वगैरह का वर्णन किया गया है। एक बहुत सिंपल और बहुत बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं अपने पास जिसमें 6 मेडिसिन हैं। पहला कौन सा है? पहला पुनर्नवा है, दूसरा जो पौधा है आपका सहदेवी है, तीसरा पौधा है शारीवा, चौथा है अनंतमूल, पांचवा है आपका बासा और छठा है कमल। ये 6 प्लांट्स या 6 औषधियाँ आप लीजिए, इसका पाउडर बनाइए, इसको एज अ फेस पैक या बॉडी पैक या जैसे मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाते हैं वैसे लगाओ, तो धीरे धीरे आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो घर में भी तो लगा सकते हैं पौधों को। ऐसा है कि आयुर्वेद हमेशा कॉरपोरेट के लिए, दुकान के लिए नहीं बना है, ये जीवन का साइंस है। आपको हमको अपने जीवन में इसको ऐसे शामिल करना है कि ये है और पता भी ना चले। जैसे खाने में नमक डलता है तो नमक दिखता नहीं है बट पूरे खाने के स्वाद को बना देता है, वैसा ही आयुर्वेद है, जीवन का एकदम जीवंत साइंस। अच्छा, आपने बात करते करते कहा फेरोमोन के बारे में जो कि गंध है। अच्छा, ये भगवान को भी ये गंध के रूप में तो जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, जो विशेष तरह के जो जैसे गुलाब हो गया, आपका अदर जो भी फ्रेगनेंस आ रहे हैं, तो इनसे भगवान की कनेक्टिविटी जो है, तो बाकी यदि इस पे भी तो कुछ होगा इस फेरोमोन में। देखिए, जो कुछ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपने ब्रह्मांड में, हम लोगों के पास 5 ज्ञान इंद्रिय इससे करते हैं। या तो हम आँख से देखेंगे, कोई सुंदर भगवान है, पहाड़ है, कोई एक सीनरी है, कोई सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, कुछ भी, तो आँख से। नाक से हम सूंघते हैं, फिर कान से सुनते हैं, आवाज़ से गीत गाएंगे, एक अच्छी बात कहेंगे, और त्वचा से, क्योंकि त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे बॉडी पे पड़ता है। और देखिए, नियम है ब्रह्मांड का कि जो जितना बड़ा दिखता है उसका इफेक्ट कम होता है। हाँ। और जो चीज़ जितना सूक्ष्म दिखता है, जितना सटल होता जाएगा, उसके इफेक्ट्स उतने ज़्यादा बढ़ करके आते हैं। जैसे आप उदाहरण समझो कि जब नैनो मेडिसिन दी जाती है, नैनो पार्टिकल्स जो है वो हमारे बॉडी में जाके जो डेंट पैदा कर सकता है, जो इफेक्ट पैदा कर सकता है, या आप समझो कि एक एटम के अंदर रिएक्शन हुआ और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
कि पूरे शहर को बर्बाद करता है। और वहीं यदि कोई पत्थर चला के मार दे 50 किलो का या 100 किलो का तो एक आध दो लोग प्रभावित होंगे, पर एक एटम्स के मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग किया तो उन्हें पूरे शहर, पूरे गांव, पूरे देश को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं सुगंध के बारे में, वो बहुत सटल है, वो दिखता नहीं है, वो अनुभव में आता है। इसीलिए यज्ञ करिए, हवन करिए, धूपन कीजिए, इस तरह की तमाम चीज़ें मिलती हैं और उसका हम लोग प्रयोग करते हैं और लाभ लेते हैं। सर आपसे बात करते करते टिशियम में एक ऑर्गन हमारा आता है जिसमें लंग्स की बात की जाती है, जो कि हमारी प्राण ऊर्जा जो है उसके थ्रू हमारे शरीर में पहुंचती है। तो क्या प्राण ऊर्जा का भी कोई गंध होता है? देखिए, पहली बात तो ये कहा है कि नियंता प्रणेता च मनशः, मन को जो नियंत्रित करने वाला है कौन है भाई? हमारे पूरे बॉडी में मन है। मन कहाँ रहता है? तो आचार्य ने कहा कि एकदम अणु के समान है और सर्वत्र व्यापी है। ठीक है, अब उस मन को कौन नियंत्रित करता है? तो प्राणवायु नियंत्रित करता है। अब प्राणवायु रहता कहाँ है? तो उसको कहा गया है कि ये हमारे वृक्ष स्थल से लेकर मस्तिष्क तक रहता है। तो इसका इफेक्ट जो है होता तो सर्वदैहिक है, लेकिन जनरलाइज हम वहाँ देखते हैं। और ये प्रसन्न कैसे होगा? आप अच्छा गाना सुन रहे हो, सो जाते हो, आप अच्छा गाना सुनते हैं, मन आपका चेंज हो जाता है। यानी हर वो चीज़ जो आपके मन को प्रभावित कर सकता है वो आपके प्राणवायु को प्रभावित करता है, और जब प्राणवायु प्रभावित होगा तो आपका मन अच्छा होगा। अच्छा सर, इसी के लिए क्या आचार्यों ने हमारी आत्मा या प्राण ऊर्जा का स्थान, जो निवास स्थान कहा जाता है, वो लंग्स को बताया है क्या? देखिए, लंग्स जो है एक मॉडर्न का टर्म है, जो हम लोगों का आयुर्वेद का जो वक्षस्थल हम बात करते हैं तो इसमें हृदय है। हाँ। हृदय भी मन का स्थान है, और हृदय शब्द ब्रेन के लिए प्रयोग किया जाता सर है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। हाँ जी। हृदय आत्मा और मन, इन दोनों में तो अंतर होता है ना? हाँ, आत्मा जो है वो बस है, उसके प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है। हाँ। लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे सूर्य की प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखती हैं, बट सूर्य का प्रकाश है वो हमें नहीं दिखता। इसलिए जब आप धरती के स्पेस से बाहर चले जाओगे तो आपको सब कुछ डार्क दिखेगा, वहाँ सूर्य का प्रकाश है फिर भी। जैसे आकाश है, आकाश की उपस्थिति में ही सारे काम हो रहे हैं, बट आकाश वहाँ पे होते हुए इफेक्ट नहीं करता। वैसे ही आत्मा है, दृष्टा है। लेकिन जनरलाइज टर्म में जो हम लोग बात करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वेदांत दर्शन के 4 सूत्र हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों को अंतःकरण चतुष्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग आत्मा बोल देते हैं, इसी को मन बोल देते हैं, इसी को चित्त बोल देते हैं। और ये चारों एक दूसरे के समानार्थी या एक के लिए प्रयोग होता है। और जब हम वेदांत में जाएंगे तो फिर चारों अलग अलग भी हो जाते हैं। एक्चुअली सर क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि हम भारतीय दर्शन और चीनी दर्शन को पढ़ रहे थे। ओके। तो चीनी दर्शन में आत्मा का स्थान जो दिया गया, उसका निवास स्थान जो है वो हमारा हृदय है, और मन का जो निवास स्थान बताया गया वो हमारे हार्ट को बताया गया, हृदय को बताया गया। तो यही दोनों का जो है सम्मिलित हम करना चाहते हैं कि ऐसा है क्या? असल में बात क्या है कि जो चाइना का दर्शन है वो भारत के एक नास्तिक दर्शन बौद्ध के प्रभाव में वो आपका बना हुआ है। अब चूंकि बौद्ध दर्शन में आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आचार्य जो तथागत थे गौतम बुद्ध, ये ध्यान की डीपेस्ट अवस्था में गए और इन्होंने ढूंढा तो इन्हें आत्मा नहीं दिखा। तो इन्होंने आकर के एक जजमेंट दिया कि आत्मा नहीं होता है। अब जब आत्मा नहीं होता है तो भारतीय आचार्यों ने कहा कि आत्मा नहीं है तो फिर ढूंढ कौन रहा था? जैसे हम दिया लेकर के खुद को ढूंढने निकले। हाँ। तो जितना देर ढूंढेंगे, जो कि ढूंढने वाला भी मैं और ढूंढ भी मैं खुद को ही रहा हूँ, तो मैं अपने आप को नहीं पा सकता। तो ये अवस्था हुई। इसीलिए वहाँ पर जो प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है या जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मन का प्रयोग किया गया है, ये वहाँ के दर्शन में अलग अलग हैं, पर भारत में मन को ही इन्होंने, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को इन्होंने एक में समेट करके उसको एक टर्म में दे दिया। एक टर्म वहाँ पे जो है अलग अलग कर दिया, वो अलग अलग किया गया। लेकिन वो हमारी बात किसको करते हैं? अंतःकरण चतुष्ट को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसे आपने कहा कि इसका स्थान जो है हमारे डायफ्राम एरिया के ऊपर का होता है, वस्त्र होता है। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे आपका मन है और यहाँ पे जो है आपका आत्मा का निवास है। तो यहाँ पे सब बात हो रही थी फेरोमिन गंध की बात हो रही थी, जो कि किसी को आकर्षित करता है। हाँ। और आजकल आप पॉडकास्ट में देखिए कि ये चीज़ लगा दीजिएगा तो आप आकर्षित कर लीजिएगा। क्या ऐसा संभव है? देखिए, होता क्या है कि
हमारे बॉडी से एक गंध निकलता है, एक ऊर्जा निकलती तो है, ये तो पक्का है। इसलिए धीरे धीरे जब हम लोग अध्यात्म में जाते हैं, अध्यात्म की साधना स्टार्ट करते हैं, तो उसका चितवन, उसकी बातें, उसकी प्रभाव लोगों को अच्छा लगने लगता है और लोग जुड़ने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अध्यात्म में ही होगा, कई बार लोग वो ले करके आते हैं। जैसे किसी खास लड़की यदि है या कोई खास नायिका है, तो उसके नृत्य को 10 लाख लोग पसंद कर रहे हैं या 1 करोड़ लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव 1 लाख लोगों के अंतःकरण पर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित तो कर रहा है वो। लेकिन हमारा चूंकि शास्त्र जो है वो एक ह्यूमन लाइफ को डील कर रहा है, एक सामान्य चीज़ों को डील कर रहा है। तो प्रश्न है कि यदि कोई एक महिला की शादी होती है और किसी एक खास परिवार में चली गई, और उस परिवार में मानो 5 लोग हैं, अब ये पांचों का प्रभाव उस लड़की पे पड़ेगा और उस लड़की का पांचों पे प्रभाव पड़े, तो यदि वो नहीं हो रहा है, वहाँ सेटलमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ वो लोगों के बीच का आपसी प्रेम नहीं डेवलप हो रहा है, या हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं डेवलप हो रहा है, तो ऐसा क्या करे? क्योंकि आयुर्वेद यूनिवर्स के लिए है, बट ये इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है। आपकी ट्रीटमेंट आपके लिए है, मेरी ट्रीटमेंट मेरे लिए है। ऐसा नहीं कि मैंने एक पर्चा बनाया पूरे वर्ल्ड के लोगों को ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आचार्यों ने बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया। और इसके लिए आप देखो तो जो कौटिल्य थे, आचार्य चाणक्य, हाँ, तो इन्होंने चूंकि नीति शास्त्र लिखा, तो उन्होंने कहा कि भाई यदि आपसी प्रेम नहीं होगा तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। अब हर वक्त तो लड़की क्रीम तो लगा के घूमेगी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए कहा कि इसका यदि गंध हम अच्छा कर दें, इसके बॉडी के त्वचा को अच्छा कर देते हैं, इससे निकलने वाला जो प्रभाव है लोगों को अच्छा लगने लगेगा, तो लोग आपस में प्रेम करने लगेंगे। इसके लिए प्रेम के लिए गंध होना बहुत जरूरी है। हाँ, गंध होना जरूरी है। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने एक वहाँ पे बड़ा अच्छा फॉर्मुलेशंस दिया। अब बहुत सिंपल फॉर्मुलेशन दिया। क्या दिया कि कमल लेना है, सूखा हुआ कमल अपन सारी के यहाँ से ले सकते हैं। अगला इन्होंने कहा कि कमल में भी आप देखो यदि नील कमल मिलता है तो बेस्ट है, नहीं मिले तो जो मिले। अच्छा सर, आपके जानकारी में भी नॉर्थ इंडिया में कहीं नील कमल दिखता है? नील कमल आपके उपलब्ध हो जाते हैं। यदि आप फूलों की दुकान वालों से बात करोगे तो वो उपलब्ध करा के आपको दे देंगे। ताजे मिल जाएंगे और सूखे हुए मिल जाते हैं। अक्सर जो है जो कमल देखा जाता है सफ़ेद कमल और हाँ, आपके लाल कमल की पिंक, लाल तो होता नहीं है, हाँ, वो पिंकिश टाइप के पिंकिश कलर होते हैं, लेकिन नील कमल भी मिल जाते हैं। तो नील कमल मिल जाए, नहीं मिलता है तो अभाव में जो कमल आपको उपलब्ध हो जाए आप वो कमल लेंगे। दूसरा एक नाग केसर नाम का द्रव्य होता है। नागकेसर होता है। तो नाग केसर और सूखा हुआ, नाग केसर और सूखा हुआ जो कमल है, इसका पाउडर आप मिलाएंगे और इसको आपको देना है शहद के साथ मिलाकर चाटने के लिए। इनटेक कराना है, इंटेक करना है। तो जब इनटेक करना स्टार्ट करेगी इस कॉम्बिनेशंस को, तो धीरे धीरे उसके गंध अच्छे होने लगते हैं, उसके बॉडी के स्मेल अच्छे होने लगते हैं, फेरोमोन्स अच्छा फैलता है। और वो जहाँ रहेगा या जहाँ रहेगी नायिका, उसका आसपास के लोगों में प्रभाव अच्छा बनने लगेगा। और ये जो डिओड्रेंट वगैरह लगा करके जो लोग गंध पैदा करते हैं उससे बेहतर होगा, और उनके कल्चर्स को वो काफ़ी अच्छा कर देगा, उनके इफेक्ट को अच्छा करता है और लोगों को फ़ायदा होता है। सर, जो आपने एक 2 कलर का कॉम्बिनेशन बताया, या तो पिंक या तो आपका नीला कमल, जब हम अपने टिशियम में इसको कनेक्ट करते हैं कलर थेरेपी में, तो पिंक आता है वो हमारे फायर एलिमेंट में आता है, जो कि हृदय से संबंधित होता है। और जो ब्लू कलर आता है वह जो आता है हमारे किडनी से संबंधित आता है, जल तत्व से। जल तत्व और अग्नि तत्व का मिलन ही रति क्रिया का परिणाम होता है। मतलब क्या आचार्यों ने गजब का खेल खेला है। तो आप देखो कि आज के जो जेनजीज हैं, ठीक है, वो भी बात करते हैं तो बोलते हैं आई एम कूल डूड। अपने कोई नहीं बोलता कि मैं हॉट लड़का हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता। नहीं। और लड़कियों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट, कि लड़कियाँ हॉट हैं, ऐसा एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो आचार्य ने कैसे कहा कि आग्नेयम आर्तवम, आर्तव आग्नेय होता है, और ये जो अग्नि आर्तव की है वो उसको हॉट बनाती है। और शुक्र सौमनस्य है और शीतल है, तो मनुष्य को शीतल रहना है। अब आपको बताएं हम एक बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ के बच्चे जैसे यूपी बिहार वाले जब सऊदी जाते हैं काम करने या गल्फ जाते हैं काम करने, वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा होता है, ठीक है। और चूँकि वेस्टर्न का प्रभाव ऐसा है कि 45 डिग्री या 50 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे जीन्स पहन के घूम रहे हैं, तो उनके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता है और स्पर्म काउंट किल हो जाता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, क्या हमारे पूरे शरीर के टेम्परेचर से हमारे टेस्टिकल या फिर हमारे जेनाइटल पार्ट का जो टेम्परेचर है
क्या वो सेम बॉडी के टेम्परेचर का होता है या फिर वो थोड़ा सा कम बेस होता है? नहीं, आपका जो टेस्टिकल्स है उसको भगवान ने आपके बॉडी से बाहर ही इसलिए बनाया क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म को सरवाइव करने के लिए। अच्छा सर, इसका कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि ये बकवास चीज़ है, कहीं इसका साक्ष्य है किसी शास्त्र में? आप जितने भी मॉडर्न एनाटॉमी के मॉडर्न फिजियोलॉजी की बुक्स आप देखोगे वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत प्रूवन है, ऐसा नहीं कि जैसे हम आँख बंद कर लें कहीं अंधेरा है, तो ये कोई तर्क नहीं है। जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं वो प्रूव हो चुकी हैं, आप उसको फॉलो करो या फिर आप वापस से अब एक्सपेरिमेंट इसके करो। हिसाब से यदि चला जाएगा, जब टेस्टिकल वाले हमारे जेनाइटल पार्ट के एरिया में जब अग्नि तत्व की वृद्धि होगी तो हमारे शुक्राणु, हमारे रज, जो महिलाओं के अंदर रज है, पुरुष के अंदर शुक्र है, तो इनका भी तो क्षय होगा। देखिए, आप अग्नि का मतलब सिर्फ अग्नि ना समझें, जल का मतलब सिर्फ जल ना समझें, पानी नहीं है वो, ठीक है, वो तत्व की बात हो रही है। अब ऐसा है कि अग्नि यदि है तो उसका काम क्या है? रूप परिवर्तन करना। यानी हमारे बॉडी में किसी भी वस्तु का यदि स्वरूप बदल रहा है या ब्रह्मांड में कहीं किसी चीज़ का रूप बदल रहा है, उसके पीछे अग्नि इन्वॉल्व होती है। तो बात यदि करते हैं शुक्र बनने का, तो एक अनमैच्योर स्पर्मेटोजोआ से यदि एक हेल्दी और मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे अग्नि काम कर रही है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि उसका निर्माण तो अग्नि के द्वारा हो रहा है, बट नर्चरिंग उसका जल तत्व के कारण हो रहा है, उसका देख रेख जल तत्व के कारण हो रहा है। इसीलिए केवल अग्नि तत्व बढ़ेगा तो बनेगा, पर वो मर जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करेगा। सस्टेन कब करेगा? जब जल तत्व वहाँ पे होंगे, ठीक है। तो वो आपको समझना है वहाँ पे। एक्चुअली सर, टीसीएम में जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं खासकर सेक्स से रिलेटेड समस्याओं का, तो उसमें ये इंडिकेशन किया गया है कि जब आपके शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि हो जाएगी और जल तत्व की कमी हो जाती है तो आपके अंदर इम्पोटेंसी या इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। Okay. क्या आप आयुर्वेद में थोड़ा सा इसको समझा सकते हैं? जो ये एक प्रश्न है आपका, वो ऐसा है कि अलग सब्जेक्ट या अलग विषय का एक कॉन्सेप्ट है और उसको हमको आयुर्वेद में समन्वय करना है। मेरे अकॉर्डिंगली यदि आप होम्योपैथी कर रहे हो या आयुर्वेद कर रहे हो या आप चाइनीज मेडिसिन कर रहे हो, तो उसकी फिजियोलॉजी या उसकी पैथोलॉजी को समझ करके उनकी मेडिसिन को अप्लाई करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। मेरी भाषा और उनकी दवाइयाँ नहीं काम करने वाली हैं। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि अग्नि तत्व की वृद्धि हो गई, ओके, जल तत्व की कमी हो गई, तो हमारे शरीर में या तो वात की वृद्धि हो गई आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, या तो कफ की वृद्धि हो गई, या फिर वात और कफ में जो है पित्त और कफ में जो है असंतुलन हो गया, तो जाके सेक्स से रिलेटेड समस्याएं डेवलप कर गई। क्या ये सही है? नहीं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है क्योंकि यदि एक प्रॉब्लम है, क्लैब्य से संबंधित समस्या आ रही है, नपुंसकता से संबंधित समस्या आ रही है, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। पहली बात, इसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है, इसके अंदर प्रीमैच्योर एजुकेशन आता है, इसके अंदर आपका स्पर्म के क्वालिटीज़ होते हैं, टेराजियोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया, एनेस्थेसियोस्पर्मिया, ये सारे कंडीशंस को कवर करता है क्लैब्य। इसको डील करता है वाजीकरण, ठीक है। अब रही बात कि कौन सा दोष, कौन सा धातु या कौन सा तत्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए है कि पुरुषम यानी एक एक पुरुष की चिकित्सा करते समय चेक करना होगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। यानी एक ट्रीटमेंट हम सब पे नहीं कर सकते। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत उष्ण भोजन ले रहा है, ठीक है, एकदम स्पाइसी, एकदम तीखा भोजन ले रहा है, वो पित्त बढ़ेगा, वो पित्त बढ़ करके उसका शुक्र धातु को दुष्ट करेगा, और वो शुक्र धातु दुष्ट होगी तो हो सकता है कि गर्भ धारण हो पर उस बच्चे को पित्त संबंधी बीमारी आ जाए, या शुक्राणु का गंध बदल जाए, या शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाए। एक कंडीशन हो सकता है। वात कम हो गया या वात की विकृति वहाँ पे हो गई तो मोर्टेलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। वात का गुण जो है उसमें आप देखोगे फेनिल है, वात के अंदर ड्राइनेस है, तो कई बार क्वालिटी ऑफ जो सीमेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्पर्म का जो मोशन है वो डिस्टर्ब होने वाला है। तो इस तरीके से यदि आप जल की बात करते हो, जल तत्व की बात करते हैं, तो फिर वो उसके न्यूट्रिशंस को डिस्टर्ब करता है। पृथ्वी तत्व की बात करते हैं तो फिर वो कंसीव कराने का जो तत्व है वही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ओवरऑल बिगड़ते सब हैं।
अब उसमें है कि यदि कोई 80% बिगड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि अमुक वाला बिगड़ गया, कोई 40% बिगड़ा तो हम थोड़ा कम काउंट करते हैं, बट बिगड़ता तीनों ही है। और फिर ट्रीटमेंट हमें वहाँ पे एक द्रव्य की नहीं करनी होती है, वहाँ पे हमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट लेकर चलना होता है। मानस को देखना होगा, शौमनस्य को देखना होगा, उसकी वाइफ को देखना होगा, इन लोगों के बीच के रिलेशनशिप्स को देखने होंगे, फिर इनकी बीमारी को देखना होगा। इन सबों को ट्रीट करने पे फर्टिलिटी ट्रीट होती है। जैसे इतना घूमने के बाद से जो क्वेश्चन था हमारा कि आज के बहुत सारे केस मिल रहे हैं जिसमें पति पत्नी साथ रह रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन भी साथ में है, खाना भी साथ में खा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो है प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है, ओके। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये समस्या पहली बार आज देखने को मिल रहा है। आपको बताऊं कि एक आचार्य हुए हमारे यहाँ नागार्जुन, उन्होंने रस शास्त्र में बहुत काम किया है। तो उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि यदि पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है तो कई बार होता है कि फिजियोलॉजिकल कारण है, लड़की पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, इनकम मैच नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें हैं। तो पुराने लोग कहा करते थे कि शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। हाँ। वो मैनेज हो जाता है। आज भी कहा जाता है, आज भी मैनेज हो जाता है। वो इफेक्ट कौन करता है? जो फेरोमेंस की हम लोग बात कर रहे थे, जो गंध की बात करते हैं, वो एक दूसरे को मैच कर लेता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं हुआ और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे आप? अच्छा सर, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको पहले रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो इसके लिए फिर उन्होंने कुछ देव व्यापाश्रय चिकित्सा दी है, स्पेशल चिकित्सा, जिसका इफेक्ट सीधे मन पर होता है। उसमें कुछ मणियाँ, कुछ मंत्र, कुछ यंत्र, और वो एक अलग चिकित्सा का विधा होता है। और मैंने अपने आज तक के प्रैक्टिसेस में 4 लोगों पर इसका अप्लाई किया और चारों पे रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन चूंकि ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि उसमें अथर्ववेद की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमको थोड़ा सा तंत्र शास्त्र का हेल्प लेना पड़ता है, आयुर्वेद की औषधियों का हेल्प लेना पड़ता है, और जैसे आचार्य नागार्जुन ने हमें इंडिकेट किया उस प्रक्रिया को फॉलो कराना होता है। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि दोनों के बीच में लगाव डेवलप होना स्टार्ट होता है, एक दूसरे का सुख दुख को समझना स्टार्ट करते हैं, फिर उन्हें फ़ायदा हो जाता है। एक्चुअली सर, आज के डेट में जो है ना, मैक्सिमम जो डाइवोर्स का केस आ रहा है, मुख्य कारण लगभग यही दिखते हुए हैं। देखिए, डाइवोर्स का कारण जो मैंने अभी तक जितने भी 1300 से ऊपर जो कपल्स के कंसल्टेशंस किया, उसमें मैंने अनुभव किया 4 कारण हैं। पहला कारण है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं कपल्स के पास, मतलब फीमेल है या मेल है, वो जेन्युइन सोर्स से नहीं आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सांवली से दिखने वाली लड़की या लड़का, वो अलग अलग तरह के फिल्टर्स यूज़ करते हैं, अपने ज़िंदगी को बहुत लेविश दिखा रहे हैं, और ये सामने से स्क्रॉल कर रही है, कुढ़न स्टार्ट है, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये मैं क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रहा, जो कंडीशन आ रहा है, ये पेशेंट को तकलीफ दे रहा है। तो पहला कंडीशन ये हुआ कि दूसरे की स्थिति को देख करके जलन पैदा होना। दूसरा कंडीशन है कि पति पत्नी के बीच में सौमनस्य हो, प्रेम हो, एक दूसरे का सुख दुख को समझें, इसके लिए उन लोगों के पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? एक लड़का है, यदि वो वर्किंग है, सुबह उठा 6 बजे या 5 बजे उठा, अपना डेली रूटीन किया, कुछ वर्कआउट किए, और 9-10 बजे तक अपनी ड्यूटी चले गए। शाम में थक करके वो 6 बजे आ रहा है, आया 2-4 घंटे फैमिली में बिताया, फिर सो गया। अब जो इंटायर फुल डे जो फीमेल परेशान अपना अकेले बैठी, वो क्या कर रही है? गॉसिप्स करेंगी। तो ये जो गॉसिप्स स्टार्ट होते हैं, उसमें अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, किसी की फैमिली में कोई और है, किसी की फैमिली में कोई और है, जहाँ भी उसका बातचीत हो रहा है, तो उस व्यक्ति का प्रभाव, उसके मानसिक स्थिति का प्रभाव इस व्यक्ति के, इस महिला के ऊपर आता है, फिर इसका अपने पति के साथ रिलेशनशिप टूटता है। तो हम लोगों ने कई बार ऐसा किया कि एक ट्रायल किया और पेशेंट को बोला कि आप एक काम करें, आप दोनों लोग यदि कपल कंसल्टेशन के लिए आए हैं तो 7 डे का समय दे रहे हैं, 7 दिनों तक आप किसी से नहीं बात करोगे। लड़की अपने मम्मी पापा भाई मौसी चाची किसी से नहीं बात करेगी, लड़का भी नहीं करेगा, और आप दोनों साथ रहो। तो जब हमने 7 दिन तक रखा तो हमने देखा कि 70% केसेस तो सॉल्व हो गए अपने आप, बिना कुछ किए, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी काउंसलिंग के। क्यों? एक दूसरे के सुख दुख में जब बैठेंगे, एक दूसरे की स्थिति को आप समझोगे, तो वहाँ प्रेम डेवलप होगा। तो हमने देखा कि इन्फॉर्मेशंस होना गुड थिंग, ओवर इन्फॉर्मेशन होना बैड थिंग। तो आप यदि आपके 100 रिश्तेदार हैं, 100 का इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, क्या मतलब है आपको? कोई मतलब नहीं। इसके कारण डिस्ट्रॉय होता है। 2 कारण मैंने बताया। तीसरा कारण जो फेरोमेंस है वो है
या लड़की के लाइफ का मतलब शादी के पहले के जो अफेयर्स हैं, जो प्रेम प्रसंग है, वो कई बार होता क्या है कि लड़की उससे अपने हस्बैंड को कंपेयर करना स्टार्ट कर देती है कि वो ऐसा कर रहा था, ये ऐसा नहीं कर रहा है, यानी ये गलत है या वो गलत है। या अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से कंपेयर करने की, उसका वाला तो आज गुलाब का फूल दिया था, मेरा वाला गुलाब का फूल नहीं लगा। तो एक तो ये कंडीशन बनाई है, 3 कंडीशन हो गए। और चौथा, हालांकि बहुत लोग नहीं मानते हैं पर प्रोमिनेंट है, और वो है कि उसके लिए देव व्यापाश्री ही एकमात्र चिकित्सा है जहाँ पर वो अध्यात्म की ऊर्जा या जो शारीरिक एक बॉडी का जो सामान्य नर्चरिंग है उसके डिस्टर्ब होने के कारण से एक इफेक्ट आता है, जहाँ पे देव है, पितृ है, बहुत सारे फैक्टर हैं इस तरीके से, जिसके बारे में हम लोग ऐसे जनरलाइज चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म है, सटल हैं, और उसके इफेक्ट को लोग शुरू में नहीं समझते हैं, जब सालों बिता देते हैं फिर उनको समझ में आता है। सर जहाँ तक हम जो पढ़े हैं, जिसको जो है ऊर्जात्मक बीमारियाँ कहा जाता है, एनर्जी से रिलेटेड बीमारियाँ, ये आपको अक्सर घरों में देखेंगे, ये पर डे आदमी अनुभव करता है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लगता है। जहाँ तक इसके लक्षणों में बात किया जाता है, जब ऊर्जात्मक कोई भी समस्या होगी वो आपको मानसिक और फिजिकल में कन्वर्ट होकर आती है। तो आप देखते होंगे कि कोई अचानक से कहीं से आया और आते ही क्या हो गया, लेजी हो गया, हमें सोना है, या खाना खाया, खाना खाने के बाद से आपको खाना खाने क्या मतलब है, मुझे एनर्जी चाहिए, जबकि वह एनर्जी आपको बेड पे ले जाकर सुला देती है। देखिए मेरे पास जब कपल्स आते हैं, और जनरली जब मैं देखता हूँ कि 10 साल 12 साल 15 साल की इनफर्टिलिटी लेकर सफ़र कर रहे हैं, रिपोर्ट्स देखने पे लगता है कि हाँ प्रॉब्लम है, रिपोर्ट्स में ट्रीटमेंट भी हुआ है, हमसे पहले वाले डॉक्टर ने भी किया है, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा क्या छूट रहा है? तो वहाँ पे छूटता है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वहाँ पे छूटता है थोड़े तंत्र के इफेक्ट। स्टडी करके देखा गया तो हम लोगों ने देखा कि जब शादी होने वाली होती है तो वहाँ पर तो आज के डेट में क्या है कि ज्योतिष को मानना नहीं है, तो उन्होंने उसको साफ साफ हटा दिया। कई बार कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पे स्वगोत्र में विवाह होता है, जैसे मौसी के लड़के से, मामा के लड़की से आपस में से शादी हो गया, तो कुछ वैसे लोग हैं। और बाकी लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़का अच्छा है, सामने वाले को नहीं पसंद आया तो कुछ ने उसने तंत्र प्रयोग कर लिया। अब जनरलाइज यदि आप बोलोगे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या, तो चूँकि मुझे एजुकेटेड बनना है इसलिए मैं उसको खारिज कर दूंगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीज़ें हैं। पर एज अ रिलीजियस पर्सनालिटी या एज अ बहुत ओपन माइंडेड यदि आप एक साइंटिफिक अप्रोच लेते हो, तो आप सोचो कि आज से यदि नीलेश ओक जी की बात आप मानोगे तो 7000 या 8000 10,000 वर्ष पहले रामायण का युद्ध हुआ था। हाँ। और हमारी यदि मानते हैं तो हम त्रेता युग में, ठीक है, यानी लगभग 4,32,000 आपका कलयुग है और आपका 8,64,000 द्वापर है, उसके पूर्व की घटना है। खैर, उस समय यदि युद्ध हो रहा है राजा का एक वनवासी के साथ, यानी रावण का राम जी के साथ, और रावण का लड़का जाकर के दुर्गा जी की पूजा करता है, निकुम्भला देवी की पूजा करता है। तो क्या पड़ा हुआ है कि रात में जाकर उसको पूजा से उठाना। अच्छा, निकुम्भला देवी जो देवी थी, हाँ, क्या वो विपरीत प्रतिंगरा है या फिर ये चर्चा का विषय है, लेकिन मैं एक बात पर अपने ऑडियंस का ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जो रावण है, यदि उसका बेटा रात में पूजा कर रहा है तो राम जी को ऐसा क्या पड़ गया था कि हनुमान जी को भेजना पड़ा, जाओ उसकी पूजा भंग करो। हाँ। दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण को उनकी जो माँ है वो आप लोग देखेंगे, अभी भी वृंदावन जाओगे तो यूं करके उनकी बलैयाँ ली जाती है, ठीक है। तो डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस समय भी प्रभावित कर रहा था। अच्छा, उसके बाद आते हैं आज के डेट में। आज के भी अनुभव में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात में रोने लगे, मम्मी ने कहा कि मिर्च चला देते हैं और फ़ायदा हो जाता है, होता है, कम या ज़्यादा होता है। तो यदि ऐसा है और हमारे ट्रेडिशंस में फॉलो हो रहा है, ये इंडियन ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, अब आइए इस्लाम में। अब यदि इस्लाम में चलोगे तो वहाँ पर भी पूरी की पूरी एक प्रैक्टिस होती है इसकी, इस तरह की चीज़ों की। और यदि आप क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको चीज़ें, सिख में मिल जाएगा, मैंने दुनिया के जितनी भी रिलीजन्स हैं तरीके बदल जाते हैं, उसमें चीज़ें ये हैं। तो ऐसा कौन सा अंधविश्वास फैलाने वाला व्यक्ति था जो घूम घूम कर पूरे धरती पे इंटायर ग्लोब घूमा और उसने सब जगह पर जा करके ये चीज़ें फैलाई। दैट मीन्स कि एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, ये है कि हमें नहीं दिखता, हम नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आयुर्वेद ने उपाय दिए हैं।
उसके लिए भी आयुर्वेद ने चर्चा की है और हमें तरीके बताए हैं कि यदि इस तरीके की चीज़ें भी होंगी बेटा तो कैसे अपने आप को इम्यूनाइज्ड करोगे, कैसे बचाओगे अपने रिलेशनशिप्स को। और आयुर्वेद में इसका क्या नामकरण किया गया? हाँ, ये सारी चीज़ें देव व्यापाश्री के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर ग्रह चिकित्सा है, उसके अंदर मंत्र चिकित्सा है, मणि चिकित्सा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और आयुर्वेद की जो पिताजी हैं, ठीक है, अथर्ववेद, यदि उनसे आप पूछोगे जा करके तो फिर वो बताएंगे। और आयुर्वेद के बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें तंत्र शास्त्र है, कामशास्त्र है, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमें समझना होगा कि ये प्रॉब्लम पहली बार नहीं है। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक रॉ एजेंट थे, वो बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों से होता है कि लड़कियां आएंगी, साथ में सोएंगी, बैठेंगी, बात करेंगी और आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेंगी, हो सकता है आपको पॉइजन दे दें, जहर दे दें, ऐसा केसेस। तो सोचो आज के डेट में वो बात कर रहे हैं। सिक्किम की कहानी आपको पता है कि सिक्किम के राजा की शादी ही हो गई थी एक एजेंट के साथ में, और वो पूरी ज़िंदगी बिता के उनको पता नहीं चला। तो आचार्य चाणक्य ने 2500 साल पहले विषकन्या का कॉन्सेप्ट दिया, विषकन्या का कॉन्सेप्ट दिया था, इस तरह की चीज़ें दी। तो आप जब 2500 साल पहले बता रहे हैं कि भैया राजा को इन चीज़ों से खतरा है, वो आज भी खतरे के विषय बने हुए हैं। तो हम मॉडर्न हैं, हम नहीं मानते, हम संस्कृत को नहीं मानते, हम कौटिल्य को नहीं मानते।